हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी में मैथ्स ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको लेके चलता हूं मैथ्स की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स। राइट, चलिए। तो जैसे पिछले क्लास में मैंने छोड़ा क्या था, मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने ये बता भी दिया था कि हमारे कितने टाइप्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दिया था। और उसमें एक टाइप्स को मैंने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि 1-1 मैपिंग क्या होता है या 1-1 फंक्शन क्या होता है। उसके मैंने 4 मेथड भी बताए थे और उसको जो है और आगे उसमें सारी चीज़ें मैंने बता रखी थी कैसे हम लोग 1-1 मैपिंग निकालते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आज उसी में थोड़ा सा और आगे से बढ़ते हैं। अगला जो हमारा उसमें ये है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग जो है उसमें जानेंगे, जिससे हम जेई के क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे अब उसी में जैसे फाइंड आउट करना हो कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, कि किस तरह से इसमें हम लोग उसको कितने, अगर 2 सेट दिए हुए हैं, 2 सेट में यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ दी हुई हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आपके पास, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। चलिए, हम फंक्शंस कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है, सेट ए है, जिसमें मेरे पास m जो है फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, m जो है फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और b जो है इसमें n फाइनाइट एलिमेंट है। ये मेरे पास 2 सेट है, एक में फाइनाइट एलिमेंट m है और एक में क्या है, n है। तो जब हम इसमें पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कितनी होगी, तो देखिए इसके लिए तरीका क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आपके पास सेट a है ये, और ये आपका सेट b है। अब इसमें जो है आपका x1 x2 डैश 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 m एलिमेंट है। इसमें मान लीजिए आपका y1 y2 y3 डैश 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 yn एलिमेंट है, और ये a से b में फंक्शन है। ये a से b में कोई फंक्शन है और फंक्शन को लिखा इस तरह से जाता है f सच दैट, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, a to b। a हमारा क्या होता है, डोमेन का काम करता है, और b जो हमारा होता है वो कोडोमेन का काम करता है। चलिए, तो बात यहाँ पे ये है कि ये अगर आपके पास 2 सेट हैं a और b, उसमें m फाइनाइट एलिमेंट है और एक में n फाइनाइट एलिमेंट है, तो इसमें कितने टोटल नाम फंक्शन बनेंगे कैसे। अब देखिए इसमें है क्या, अगर हम बात करें x1 का, तो x1 के पास, इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी इमेजेस क्या बोल सकती हैं। तो x1 हैज पॉसिबल इमेजेस, उसके पास अगर पॉसिबल इमेज की बात करेंगे तो n होगा, कोई भी इसकी इमेज बन सकता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं x2 का, x2 के पास भी हम देखेंगे तो उसके पास भी कितने ऑप्शन है, क्योंकि भाई अगर ये इसकी इमेज हो गया तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इसकी इमेज नहीं होगा, बस अपने आप में ये यूनिक होना चाहिए। तो इसलिए x2 के पास भी कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन है। इसी तरह इसके पास भी n ऑप्शन है। इसी तरह से अगर मैं x3 की बात करूं तो उसके पास भी n ऑप्शन है। तो सिमिलरली अगर मैं इसी तरह से करता जाऊं, तो अगर मैं xm की बात करूं तो उसके पास भी कितने हैं, n ऑप्शन है। अब बात ये आती है कि अगर n ऑप्शन है तो ये प्रोसेस सक्सेशन है, क्योंकि पहले आपने x1 का किया, फिर इसके बाद x2 का किया, फिर इसके बाद आपने x3 के इमेजेस निकाले, सबका निकाला, तो ये जो तरीका है ना, ये सक्सेशन है। तो जब ये सक्सेशन है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जब हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू n इंटू n इंटू n डैश डैश डैश, ये हो जाएगा m टाइम्स। इसका मतलब ये हो जाएगा n की पावर n। तो देखिए सेट A में m एलिमेंट थे, सेट B में n एलिमेंट हो गए। तो आप ये ऐसा ध्यान सकते हो कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट होंगे
वो आपका बेस रहेगा और सेट ए में जो एलिमेंट रहेंगे वो उसकी पावर रहेगा। इससे हमें ये समझ में आ गया। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा हो, अगर मान लीजिए सपोज करिए इस तरह से कुछ हो कि एक सेट मेरे पास ए है, दूसरा सेट भी मेरे पास बी है, अब इसमें भी मान ली x1 x2 और डैश डैश इसमें भी xn है एलिमेंट, दूसरा इसमें मान लीजिए आपका क्या y1 है y2 है डैश डैश y1, इसमें भी सेम ही एलिमेंट है, एलिमेंट सेम ही है, मान लीजिए जो भी आपका सेट है। यानी कि सेल्फ, अगर हम सेल्फ सेट की बात करें, वो नाम मैंने ए और बी दे दिया, आप इसे चाहो तो ए कर दो और इसको भी आप x1 x2 ही कर दो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वो तो दोनों सेल्फ है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इसके लिए भी एन ऑप्शन, इसके लिए भी एन ऑप्शन, इसके लिए भी एन ऑप्शन, और कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी आपके एन ही है। तो इस वाले केस में आपका जब सेल्फ की बात होगी, सेल्फ सेट की, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास फंक्शन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू n की पावर n। तो ये ध्यान रखना बच्चा लोग, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इसमें सेम एलिमेंट्स हैं, है ना। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट आपका ये भी ए से ही है, क्योंकि ए से ए है तो ही हम बात यहाँ पे कर पा रहे हैं। ए से ए का मतलब आपका सेट ये भी ए है और ये भी सेट आपका क्या है, ए है, ठीक है। तो इस वाले केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे n की पावर n, राइट, और यहाँ पे n की पावर m। तो ये तो अभी हमने ये पढ़ा कैसे हमारे पास दो फाइनाइट सेट दिए होते हैं और हम उसके नंबर ऑफ फंक्शन अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया क्यों और कैसे होता है। ये देखो, क्योंकि बेटा अगर हम इमेज की बात करें x1, इसमें x1 की इमेज कोई भी हो सकता है। अगर मान ली इनके सपोज करिए x1 की इमेज y1 हो गया, तो अब ये जरूरी नहीं कि अगर ये x1 इसकी इमेज होगा तो ये x2 का नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए तो ये यूनिक होगा ना। अब इसके लिए अलग यूनिक, भाई अब y1 क्या है, x1 के लिए यूनिक है, अब इसी तरह से y1 x2 के लिए भी अलग यूनिक है। तो ये दोनों अपने आप में अलग है ना, इसके लिए तो ये सिंगल इमेज है। अभी जरूरत होने की अगर ये है तो इसका नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ फंक्शन हो गया है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए, अब मैंने यहाँ पे ऑन 1-1 मैपिंग के बारे में बता दिया था कि 1-1 फंक्शन क्या होता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन अगर हमें निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, देखिए अब टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कैसे निकालते हैं। यहां भी देखिए कंडीशन है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें भी आपके पास x1 x2 x3 डैश 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 xm है, और इसमें आपका मान लीजिए y1 y2 y3 एंड डैश 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 yn। अब यहाँ पे जो कंडीशन है ना, यहाँ पे जो कंडीशन है वो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m वाली कंडीशन होगी, तो कितने हमारे पास 1-1 फंक्शन बनेंगे। तो अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m होगा तो कितने 1-1 फंक्शन हमारे पास बनेंगे। चलिए ये चीज हम लोग फील करते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 1-1-1 की बात है तो भाई ये तो फिक्स है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं पॉसिबल इमेज ऑफ x1, अब अगर मैं x1 के लिए पॉसिबल इमेजेस की बात करूंगा तो यहां पे हो जाएगा n, बट इसमें चूंकि 1-1 फंक्शन है तो एक की एक इमेज होना ही चाहिए। यानी अगर इसकी इमेज इसके साथ हो गई तो ये इसके साथ फिक्स हो गया, इसके साथ हुआ तो ये इसके साथ फिक्स हो गया। अब ये फंक्शन वाली कहानी नहीं रही, अब यहां पे 1-1 फंक्शन की बात है तो एक की एक इमेज तो होगी ही होगी। तो अगर ये इसके लिए फिक्स हो गया तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट भी अब यहाँ पे कम हो जाएंगे, उसकी कम, चूंकि अब n थे तो अब उसमें क्या हो जाएगा, n-1 ही बचेंगे। तो जब n-1 बचेंगे तो अब जब हम दूसरा एलिमेंट लेंगे x2, तो अगर हम पॉसिबल इमेजेस ऑफ x2 की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे अब इसके लिए एक ऑप्शन बंद हो गया, अब इसके पास कुल मिला के n-1 ऑप्शन ही बचे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पॉसिबल इमेज ऑफ x3 तो ये हो जाएगा आपका n-2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पॉसिबल इमेजेस ऑफ m का, यानी कि xm की बात करूं
तो ये हो जाएगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पे 1 था तो n-0 वो दिख नहीं रहा है बट n-0 है, यहाँ पे 2 था तो ये n-1 हो गया। ऐसे हम फील करके फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें। यहाँ 2 था तो n-1 हो गया, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे क्या हो गया, n-2 हो गया, यानी इससे एक नंबर कम आ रहा है। अब यहाँ m है तो m में से अगर हम माइनस करेंगे तो किसको करेंगे, m-1 को, बट इसको हम लिख सकते हैं n-m+1। चलिए अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हैं तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, चलिए अब बात देखिए यहाँ पे इतनी सी है। अगर मैं इनको सक्सेशन कंडीशन में लिखूंगा तो n-1 n-2 एंड डैश ये n-m+1। तो याद अगर ये हम लोग पढ़ते थे परमुटेशन और नंबर ऑफ परमुटेशन जो बनाते थे, हमारे पास होता क्या था, r फिल इन द ब्लैंक्स होता था, n एलिमेंट होता था। पहले बॉक्स को फिल करने के तरीके n, दूसरे बॉक्स को फिल करने का तरीका n-1, सेकेंड बॉक्स को फिल करने का तरीका n-2, ऐसे ऐसे हम लोग कम करते चले जाते थे। तो जो r वाला था तो वहाँ पे n-r होता था, तो फिर उसके बाद उसमें नीचे हम लोग r और r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको बना लेते थे। तो यहाँ भी देखिए वही बात है। इसके बाद का जो एलिमेंट आएगा n-m से बाद का जो एलिमेंट आएगा वो आ जाएगा n-m का फैक्टोरियल से ऊपर नीचे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा n फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n-m का फैक्टोरियल, और इसी को हम लोग लिखते हैं npm, इसी को हम लोग लिखते हैं npm। ठीक है, अच्छा अब ये जो बात मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन लिखा है, ये कब होगा, ये तब होगा आपका जो 1-1 फंक्शन, ये यानी कि पॉसिबिलिटी ये वाली तब हो पाएगी आपकी जब आपका n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m होगा। तो उस केस में आपका जो नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग होगा वो होगा npm। या इसी को अगर हम लोग, मैंने ये बता भी रखा है क्लास में जब मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, हम npm की जगह पे चाहे तो हम इसको ncm इंटू m का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें सही है, जो आपको सही लगे आप या तो npm लगा दो या फिर ncm इंटू m फैक्टोरियल। ncm का मतलब क्या होता है, देखो परमुटेशन में क्या होता है ना, सिलेक्शन जो npm होता है ना, इसमें सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों ही शामिल है। और जब हम NCR का यूज करते हैं तो पहले n में से हम n एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और फिर ये m फैक्टोरियल क्या होता है उसको अरेंज कर देता है। तो या तो आप ऐसे लिखो या तो ये लिख सकते हो, ठीक। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं कि अगर n m से छोटा है, अब आप खुद सोचो अगर n m से छोटा है, अगर इसमें एलिमेंट मान लीजिए 5 है, इसमें 2 है, तो क्या ये 1-1 मैपिंग बना पाएगा, नहीं बनेगा उस केस में। उस केस में हमारा जो है 1-1 मैपिंग 0 हो जाएगा। तो बेटा लोग इस फॉर्मूले को याद कर डालो, मैंने पूरा डिराइव्ड भी कर दिया कैसे ये फॉर्मूला आया है। लेकिन देखो डेरिवेशन तो आता नहीं, डेरिवेशन तो आपको मेन तो आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा और बहुत टफ है नहीं बेटा, इसलिए इसको याद रखो क्योंकि इस पर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। जब आपको ये सारी चीज़ें फॉर्मूला पता रहेगा ना तो इस पर आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर लोगे। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो मेरे पास हो गया टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग, और 1-1 को मैंने पूरा बता भी दिया बोर्ड लेवल से कैसे लिखते हैं और उसको जेई में हम लोग कैसे करते हैं, वो मैंने इसके 4 मेथड बताए हैं। अब अगर आपको निकालना भी हो टोटल नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग या 1-1 फंक्शन तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हो। लेकिन अगर बात इसी में आती है, चूंकि जब 1-1 है तो उसका दूसरा भाई कौन है, मैनी-1 है, तो बात अगर यहाँ चली है तो वहाँ भी होना ही चाहिए। अब वहाँ की बात अगर हम करेंगे तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो अगले वाले अगर हम बात करते हैं मैनी-1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मैनी-1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मैनी-1 फंक्शन। अब कहानी यहां भी साफ साफ है क्योंकि यहां भी अगर आपका n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है, चूंकि आपको पता है ना कि जब 1-1 होगा तो आपका मैनी-1 नहीं होगा। और अब यहां पे बात क्या आती है, जब आपका ये वाली कहानी आ गई तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर n आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर आपका n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है तो यहां पे कहानी ये आएगी कि आपका टोटल नंबर ऑफ मैनी-1 फंक्शन जो हो जाएगा, टोटल
नंबर ऑफ फंक्शन माइनस 1 फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ, आप ऐसा बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन। तो इस केस में आपका आंसर जो आएगा, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या था, n की पावर m, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या था, npm। तो ये कहानी तब होगी जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए n आपका m से छोटा है, अगर आपका n m से छोटा है तो इस केस में क्या होगा। इस केस में आपने देखा, जैसे पीछे हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर n m से छोटा है तो आपके पास 1-1 मैपिंग होगा ही नहीं, यानी 1-1 मैपिंग 0 हो जाएगा। तो अगर हम बात वही पुरानी यहाँ भी करें तो यानी ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो होगा मैनी वन फंक्शन जो हो जाएगा, इस केस में हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पूरी बात रही कि आप अब ये देखो, इस पे बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई में आते हैं, तो एकदम इसको रट डालो, एकदम याद कर डालो। प्रोसेस मैंने बता ही दिया कि कैसे आता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे ऑन टू फंक्शन पे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑन टू फंक्शन वगैरह हम निकालते कैसे, हम क्या करते, किस तरह के क्वेश्चन पे ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग एक बोर्ड के लेवल का थोड़ा सा सीखेंगे, फिर इसके बाद हम जेईई पे भी आ जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑन टू फंक्शन निकालने का तरीका, ये चाहे बोर्ड हो चाहे आपका जेईई हो, किसी भी हो, ऑन टू निकालने का देखो तरीका तो यही होता है। ठीक, अच्छा, लेकिन चूंकि बस फर्क इतना है कि बोर्ड में थोड़ा इसको लिख के दिखाना पड़ता है, जेईई में ऐसा कोई जरूरत है नहीं, वो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक, चलिए अगर हम ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे टारगेट क्या होता है, मैंने पहले ही बता रखा था। ऑन टू का मतलब हमारा टारगेट ये होता है कि रेंज हमारा जो है वो कोडोमेन के बराबर आना चाहिए, रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर आना चाहिए। ये हमारा ये टारगेट होता है कि हमारा रेंज जो है कोडोमेन के बराबर आना ही चाहिए। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं, कोई भी एक एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है R2R, ये मेरे पास कोई फंक्शन है R2R। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डोमेन है, इसका कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर है। और फंक्शन मान लिया, मैं वही वाला एग्जांपल ले लेता हूं। फंक्शन मेरे पास क्या था, यही मैंने एक एग्जांपल लिया था 1-1 के लिए, 5x+2। अब इसमें 1-1 निकालने के लिए करना क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि आप इसे क्या करते हो, यहां पे लेट fx को आप क्या मान लोगे, y मान लोगे। और जब आप fx को y मान लोगे तो यहां पे आप जो है x की वैल्यू जो है इसको आप fy का फॉर्म बनाओगे। तो यानी कि अगर हम यहां पे इस क्वेश्चन में अगर हम लेट fx को y मानते हैं तो देयरफॉर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, y = 5x+2। और फिर हमें यहां x की वैल्यू निकालना है y के फॉर्म में। तो आप देख सकते हो हम यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, 5x = y - 2, या x = हो जाएगा y - 2 डिवाइडेड बाय 5। अब मेन चीज ये होता है कि चूंकि हमें ये पहले से पता है कि मेरा जो यहां पे, अब हमें यहां पहले से पता है कि मेरा जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है। अब यहां पे देखिए, चूंकि रेंज के लिए हमें पता है कि रेंज के लिए हम करते क्या है, y की वह वैल्यू जिसके लिए x डिफाइन हो, y की वही वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। तो आप देख सकते हैं ना, y की ऐसी कोई वैल्यू यहां पे आएगी नहीं जिसपे नॉट डिफाइन हो। यानी हम यहां बोल सकते हैं कि y की हर वैल्यू के लिए, y इज बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, उसके हर वैल्यू के लिए आपका डिफाइंड ये होगा। तो अगर यानी इसका रेंज भी, ये y क्या हो गया, ये इसका रेंज हो गया, यानी कि इसका रेंज भी देख रहे हो आप रियल नंबर आ रहा है, और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर आ रहा है, यानी कि रेंज और कोडोमेन दोनों ही आपके इक्वल हो गए। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अच्छा, बोर्ड में ना थोड़ा इसको और भी क्लियर करना पड़ता है। अब जैसे आपने यहां पे x की वैल्यू आपने निकाला y - 2 और बाई 5। अब जब आप ये प्रूव कर चुके कि ये आपका ऑन टू फंक्शन है, तो आपको ये रख के यहां पे दिखाना पड़ता है। आप इस जहां x है वहां पे x की वैल्यू आपको पुट करना है, और ये आपका जो fx आना चाहिए y के इक्वल आना चाहिए। तो जैसे ही देखो आप यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, और ये आपके पास x की जगह क्या है, y - 2 डिवाइडेड बाई 5। सेम वैल्यू आप यहां भी रखोगे तो 5 × y - 2 डिवाइडेड बाई 5, और ये आपका +2।
तो देखिए 5 से 5 आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास यहाँ क्या बन गया y माइनस 2 प्लस 2, ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये आपका क्या हो गया y हो गया। तो ये वो बताता है कि अब पहले तो देखो मेन चीज इसमें क्या है, मेन चीज तो आपका ये है कि जब भी इसको आप y मानिए और उसको x की वैल्यू fy के फॉर्म में निकाल दीजिए और फिर पहले यहां से ना इसका रेंज जरूर निकाल लीजिए। अब अगर आपका रेंज जो है इसके कोडोमेन के इक्वल अगर आ गया तब तो आपका ऑन टू, तब आप ये वाला प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा, बोर्ड में ये करके दिखाना पड़ता है, जे में ये जरूरत है नहीं इसकी। ठीक, तो हम लोग ये काम यहाँ पे करके दिखाते हैं, इसको शो करते हैं क्योंकि इस पे स्टेप पे नंबर मिलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसी तरह से। तो ये तो हमारा निकल गया। अगर मान लीजिए सपोज करो ऐसा हुआ होता, अगर ऐसा हुआ होता है कि ये जो वैल्यू आपकी है ना, ये आप ये जो इसका रेंज है, इसका रेंज अगर इसके बराबर नहीं आया होता तो ये फंक्शन आपका ऑन टू ना होके बल्कि क्या हो जाता, वो इनटू हो जाता। ठीक है, तो चलिए फिलहाल बात इस पे करते हैं इनटू। इसलिए मैंने बार बार बता रखा है ना कि हम केवल दो चीजों पे फोकस करते हैं। पहली चीज हमारी ये है कि हम 1 1 फंक्शन निकालें, अगर 1 1 निकल गया तो ठीक है, और अगर 1 1 नहीं निकल पाया तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि अब हमें ऑन टू निकालना है। ऑन टू निकाला, अगर ऑन टू भी आ गया, अगर 1 1 भी आ गया, ऑन टू भी होगा, तब क्या हो गया, तब तो वो बाइजेक्टिव हो गया। बट अगर 1 1 नहीं हुआ तो हम ऑन टू देखेंगे, अगर 1 1 नहीं हुआ तो जाहिर सी बात हो मैनी 1 हो जाएगा। अगर हम ऑन टू चेक करें, ऑन टू आ गया तो ठीक है, ऑन टू नहीं आया तो क्या हो जाएगा, आपका इनटू हो जाएगा। चलिए बात थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे इसी में किसी ने पूछ लिया कि भाई आपने ये तो बता दिया कि नंबर ऑफ ऑन टू आप हम 1 1 कैसे निकालते हैं, 1 1 फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, ये भी हम जाने कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग भी कैसे निकालते हैं, या 1 1 फंक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन भी कैसे निकालते हैं। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की। जब बात आती है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, चलिए अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की जब भी बात होगी तो यहां पे थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूले की मदद लेना पड़ता है। तो वो फॉर्मूला जो हमारे पास होता है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब या एक कंडीशन तो ये होता है कि n जब m से छोटा होता है तब क्या होता है, और एक कंडीशन जब होता है कि जब n और m जब आपस में इक्वल हो तब क्या होता है, और जब आपका n जो होता है m से ग्रेटर होता है तब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, एक एक करके हम लोग इसको फॉर्मूले से डिराइव्ड करेंगे कि ये क्या इसका मतलब होता है। ठीक, अगर देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं तो ये होता है सिग्मा फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 से लेके n माइनस 1 की पावर r NCR n माइनस r की पावर m। लेकिन ये वाला कंडीशन तब लगता है ना जब आपका n क्या होता है m से छोटा, जब आपका n जो होता है इससे छोटा होता है। ठीक है, n जो होता है m से जब छोटा होता है तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन जब अगर ऐसा हो, यहां पे आप चाहो तो इफ करके लिख लो, अगर ऐसा हो कि इफ n और m दोनों इक्वल हो जाए, अगर n और m दोनों इक्वल हो जाए तो इस केस में हमारा जो आंसर आता है वो आता है फैक्टोरियल n। ठीक, अब एक ही केस आपका बचा, यानी कि अगर n जो होगा m से बड़ा होगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होगा ही नहीं, और इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसी की कहानी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम इसी में इनटू फंक्शन की बात करें, तो इनटू फंक्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन था, बट अगर हम यहीं पे बात करें टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, चलिए यहां पे कहानी बिल्कुल साफ है। साफ ये कहानी है, मान लीजिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ नाम दे रहा हूं क्योंकि बार बार लिखना ये टफ है। टफ क्या मतलब उतना ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया कि ये क्या है, सपोज करो ये k है।
अब यहाँ पे क्या केस आता है कि अगर आपका जो n है n इज लेस देन इक्वल टू, हम आप इसके लिए देखो, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो फॉर्मूला याद करने के जरूरत नहीं, बिना उसके भी आपका काम चल जाता है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे ना, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन निकालना हो तो पहले बस ये चेक कर लेना कि n आपका लेस देन इक्वल टू m है कि क्या है। अगर n आपका लेस देन इक्वल टू m है तो इसमें हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यानी कि n की पावर m और माइनस टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन देखिए n इज लेस देन इक्वल टू m के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, बस उसी को हम इसमें से क्या करें, टोटल नंबर फंक्शन में से इस k को घटा दें। अब k ये छोटा सा नंबर है, k का मतलब ये पूरा आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, समीशन से सॉल्व करके उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब यहां भी बात वही है कि जब n ग्रेटर देन m हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, देखिए इस बार k तो कुछ होगा ही नहीं, और जब k कुछ नहीं होगा तो यहां भी इनटू फंक्शन क्या होगा, n की पावर m, ये हो जाएगा हमारा इनटू फंक्शन। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने का तरीका हो गया। दूसरा आपका टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन अलग अलग कंडीशन पे आपको निकालना है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इससे थोड़ा इजीली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज आप एक एक करके बनाओगे ना तो बहुत टाइम टेकन हो जाता है। ठीक, अच्छा अब हम इसके बाद बात करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की, क्योंकि देखिए हमने 1 जब पढ़ा, 1 के साथ हमने मैनी 1 को भी पढ़ लिया, हमने जब ऑन टू पढ़ा उसी के साथ हमने इनटू भी पढ़ लिया कि अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया तो ऑन टू हो गया, अगर रेंज कोडोमेन से छोटा हो जाएगा तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका इनटू फंक्शन। और मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू इनटू सारी चीजें बता दिया कैसे हमें निकालना है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है अगला हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन आपकी या आगे की कहानी को भी प्रोसीड करता है। जब हम इनवर्स फंक्शन निकालते हैं तो हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब ये हुआ कि ये दो चीजें होना चाहिए, नंबर 1 ये आपका 1 भी होना चाहिए, 1 फंक्शन, और नंबर 2 आपका जो है ये ऑन टू फंक्शन, ये दोनों ही होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब कि फंक्शन आपका 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अच्छा, इसमें ऑन टू होने का मतलब कि जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे हमारे पास जब भी हम बात करते हैं बाइजेक्टिव की, तो बाइजेक्टिव की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव हम फंक्शन निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास अगर n की वैल्यू क्या होती है, m के बराबर होती है, तो इस केस में इसका आंसर जो होता है वो हमारा हो जाता है तो ये हो जाता है हमारे पास n फैक्टोरियल। ठीक, तो ये तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन निकालने का फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर इसी तरह से मान लीजिए a से b में कांस्टेंट फंक्शन निकालना होता है तो इसी में अगला पॉइंट हम ले लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। देखिए जब हम टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं तो यहां पे जनरली क्या होता है ना, जो सेट बी होता है, सेट बी में जितने एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लिया मेरे पास सेट ए था, ये था, ये मेरे पास सेट बी था, इसमें आपके पास क्या था x1 x2 डैश 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 डैश, यहां पे आपके पास क्या था xm था। अब यहां पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है, मान लिया आपके पास यहां पे क्या था y1 था, y2 था, y3 था, डैश डैश yn। तो अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन का, तो इसमें आपका हो जाता है n। टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन यानी कि जो आपके सेट बी में रहेगा उतने नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन आपके बनेंगे। तो ये तो बेटा हमारा सारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकल आ गया।
टोटल नंबर ऑफ वन वन मैप फंक्शन कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, और फिर बाद में हमने बात किया टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। अब हमने एक क्वेश्चन देखो, इसलिए हमने यहाँ पे लिख रखा था पहले से, अब हम उस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर हमारे पास कोई सेट ए दिया है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, और जो दूसरा सेट हमारे पास है अब सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है आपके ए बी सी डी। अब बात देखो बच्चा लोग वही है कि यहां पे सेट ए हो गया और ये आपका सेट बी हो गया। सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 और 3 है, और सेट बी में जो एलिमेंट आपके पास है ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो यहां पे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ मैपिंग, तो पहले का आंसर सबको दिख गया होगा। यहाँ पे देखिए आपके पास m इक्वल्स टू कितना है 3 है, और n इक्वल्स टू आपके पास क्या है 4 है, और आपने देखिए एक फॉर्मूला पढ़ रखा था टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपका आया था क्या n की पावर m। तो हम इसको डायरेक्टली अब लिख सकते हैं n की पावर m, यानी n की पावर m का मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 का मतलब हो जाता है 64। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट सेकेंड नंबर 1 1 मैपिंग। अगर हम यहां पे देखें तो मेरे पास n जो है वो m से बड़ा है, n जो m से बड़ा है, तो यहां भी हम लोगों ने पढ़ रखा है 1 1 फंक्शन के लिए अगर n m से बड़ा है यानी ये वाली कंडीशन आएगी, तो यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा npm। तो npm का मतलब यहाँ पे हो जाएगा npm, तो n अपना कितना है 4 है और p और m कितना अपना है 3 है। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 4 बचेगा और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमारे पास है मैनी वन फंक्शन। अब यहां भी n अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो हमने यहां देखिए मैनी वन फंक्शन में भी कुछ पढ़ रखा था कि जब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा तो मैनी वन फंक्शन क्या होता है टोटल माइनस 1 1 फंक्शन। तो टोटल माइनस 1 1 फंक्शन पे हम आते हैं। तो टोटल मीन्स n की पावर m माइनस npm। तो टोटल हमारे पास आ गया था 64 और npm हमारे पास आ गया है 24। तो अपना आंसर हो जाएगा 40 यानी कि 40 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4, अगर हम यहाँ पे बात करें ऑन टू मैपिंग की। अब देखिए फोर्थ नंबर ऑन टू मैपिंग है। अब यहाँ भी देखिए आपका n तो m से ग्रेटर ही है। अगर n m से ग्रेटर है तो अगर हम ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं तो अगर n m से ग्रेटर है तो यहाँ पे कहानी आपकी क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 हमारा क्या है इनटू मैपिंग। अच्छा, जब हम इनटू मैपिंग की बात करते हैं और यहाँ भी मेरा n जो है m से ग्रेटर है, तो अब यहाँ देख सकते हो इनटू फंक्शन की जब भी बात हुई थी और n अगर ग्रेटर देन m है तो n की पावर m, यानी कि आपका जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा वो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे, हाँ ये n की पावर यानी फिफ्थ नंबर भी आपका हो जाएगा 4 की पावर 3 यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। चलिए लास्ट की अगर हम बात करते हैं नंबर 6। अगला क्वेश्चन हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। तो मैंने पहले ही बता दिया था ये कांस्टेंट फंक्शन में जितने नंबर ऑफ आपके सेट बी में एलिमेंट होंगे उतने आपके कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन हमारा बनेगा 4। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी गई थी। तो आपने देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है या आपने उस तरह से पढ़ रखा है तो आपको कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये बेटा लोग, ये मैंने जानबूझ के आप लोग को बताया क्योंकि मैंने देखा जेईई के क्वेश्चन बहुत से बच्चे इसको कर नहीं पा रहे थे इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको तो उसी क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है जैसे इसमें हम लोग ने ये पढ़ लिया था, इसमें ए में जैसे 1 2 3 एलिमेंट थे, यहाँ पे बी में क्या था आपके पास A B C D एलिमेंट थे।
अब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे मान लीजिए हमारे पास अब अगला क्वेश्चन जो है ये है, अब सेट ए है जो क्वेश्चन ये है, इफ सेट ए में जो है आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट बी जो है इसमें एलिमेंट आपका दिया हुआ है इस बार ए बी सी, ये 3 एलिमेंट आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस बार अगर हम बात करें तो यहां देखिए सेट ए में जो है m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी और n की वैल्यू जो आपका हो जाएगा वो 3। इसका मतलब n m से छोटा है, n इज लेस देन m। तो जो पहला क्वेश्चन था इसमें ना टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो आपका वही हो जाएगा n की पावर m यानी कि 3 की पावर 4 दैट विल बी 81। तो ये तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसी में बात करें टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन, देखिए इस बार अगर हम 1 फंक्शन की बात करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं जब हमने 1 फंक्शन की बात किया था इस बार n m से छोटा है, तो इसका मतलब अगर n m से छोटा है तो जाहिर सी बात है अगर n m से आपका छोटा है तो इस केस में आपका आंसर इस बार 1 फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं मैनी वन फंक्शन का, तो अगर ये मैनी वन फंक्शन की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो यहां पे देखिए उस बार क्या था टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस आपका 1 फंक्शन, तो यहां भी देखिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो यही होगा n की पावर m, लेकिन ये 0 हो जाएगा यानी ये फिर से मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 4 यानी कि 81। तो ये तो 1 और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात हो गई, मैनी वन की बात हुई। अब आते हैं नंबर 4 हम ऑन टू फंक्शन पे। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कंडीशन था कि जब हमारा n जो है m से छोटा है, तो देखिए आप यहां पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था जब n m से छोटा होगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो n m से छोटा होगा, तो हम इस फॉर्मूले पे जाएंगे। फॉर्मूला क्या हमारा सिग्मा फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 से लेके n माइनस 1 और ये हमारे पास -1 की पावर r और NCR n माइनस r की पावर m, तो हम इस फॉर्मूले पे जाएंगे। चलिए आते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 से लेके n माइनस 1 था और ये था -1 की पावर r NCR n माइनस r की पावर m। तो हम एक एक वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो r की वैल्यू मेरे पास 0 से लेके, चूंकि n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 माइनस 1 करूंगा तो यहां आ जाएगा 2, यहां पे हो जाएगा -1 की पावर r ही रहने देते हैं, फिर n की जगह यहां मैं रखूंगा 3c r ही रहने देते हैं, यहां भी रखूंगा तो मैं हो जाएगा 3 माइनस r की पावर m हो जाएगा। अब एक एक करके पुट करते हैं, चूंकि r की वैल्यू 0 से लेके 2 तक रखना है, तो पहली बार जब r की वैल्यू 0 रखेंगे तो पहले केस में आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -1 की पावर 0 3c0 एंड 3 माइनस 0 की पावर m की वैल्यू रखेंगे 4, ठीक। फिर प्लस अगला टर्म आप ये रखोगे -1 की पावर 1, वो साइन आपका आ जाएगा और ये हो जाएगा 3c1 3 माइनस, यहां पे मैं r की वैल्यू इस बार 1 रख रहा हूं तो ये 3 माइनस 1 की पावर 4 और फिर लास्ट वाला आपका हो जाएगा -1 की पावर 2 3c2 3 माइनस 2 की पावर 4। और अगर मैं इसको फाइनली सॉल्व करूं तो मैं यहां देखूंगा -1 की पावर 0 क्या होगा आपका 1 होगा, 3c0 भी आपका 1 ही होता है और यहां पे 3 की माइनस यानी 3 पावर 4, तो ये आपका हो जाएगा 81। सिमिलरली देखिए यहाँ पे -1 की पावर 1 का मतलब माइनस हो गया और 3c1 भी आपका 3 होगा और 3 माइनस 1 करूंगा तो यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 16 और इंटू 3 यानी कि 48, तो -48 ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखिए -1 की पावर 2 करूंगा तो आपका क्या होगा, इवन नंबर आएगा
और ये आपका 3c2 क्या हो जाएगा, 3c1 के बराबर होगा, यानी कि कुल मिला के ये आपका आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 48, तो ये हो गया आपका। अगर मैं मानता हूँ 14 माइनस 8 यानी कि 6 हो जाएगा, और ये 7 माइनस 4 यानी कि 3, यानी कि 36 आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। चलिए अब इसी में बात करते हैं नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन की बात करते हैं, जब हमारा n जो होता था यहाँ पे, अगर मैं इनटू फंक्शन की बात नहीं यहाँ पे हम करते हैं, हाँ, अगर मेरा n जो है m से छोटा होता था तो उस केस में मेरा आंसर ये था, चूंकि n यहाँ पे छोटा है, यानी ये वाला n की पावर m माइनस k, यानी कि हमारे पास यहाँ भी जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा आपका टोटल नंबर, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे n की पावर m माइनस, अब मैं ये ऑन टू वाला 36 कर देता हूँ, तो ये अपने पास 81 था और ये हो जाएगा 36, यानी कि 11 माइनस 6, तो ये आपका आ जाएगा 5, और 7 माइनस 3 यानी कि आपका हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 44। ठीक है, ठीक। लास्ट वाला फिर से देखिए, आपको मैंने यहां बोला है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन में जितने आपके पास सेट बी में एलिमेंट होंगे उतने आपके पास नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन विल बी 3। तो ये तो बेटा आज हमारा जो था, ये पूरा लेक्चर आज हमारा जो था टोटली बेस्ड था उस पर आपका, कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ इन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन कैसे निकाल, ये सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिया। और यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन भी कराए ताकि आपके जेईई वगैरह में जब क्वेश्चन कोई आए, आपको ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो उससे आपको बहुत आसानी होगी, तो जिससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला आप लोगों का। इसको बहुत अच्छे से पढ़ डालो ताकि इससे आपको फायदा उसका उठा सको। चलो बेटा, ओके, गुड बाय। उस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है।